आह्वान ई पत्रिका पॉडकास्टिंग के सारी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त दीपक सारंगी। आप लोगों ने मेरे कुछ उड़िया के स्टोरी ऑलरेडी अपने आह्वान ई पत्रिका के जरिए पढ़े होंगे और कुछ स्टोरी पॉडकास्टिंग के माध्यम से सुने भी होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को मेरा एक हिंदी में लिखा कहानी सुनाने जा रहा हूँ और जिसका शीर्षक है कसम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी कसम। रमेश बाबू को रिटायरमेंट हुए 4 साल हो गया था। हर रोज सुबह 5 बजे उठना और फिर सभी काम निपटा के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके 4-5 राउंड लगाना उनका एक आदत सा बन गया था। वहां पर उनके उम्र के और भी कुछ लोग आया जाया करते थे, जिनके साथ उनका काफी अच्छी दोस्ती भी बन गई थी। केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रहते हुए उनका रिटायरमेंट हुआ था। शिक्षा व्यवस्था में 32 साल की नौकरी किए थे उन्होंने। घर में पत्नी विमला और 2 बेटे भी थे। दोनों बेटों ने अपनी पढ़ाई खत्म करके मुंबई में अपने परिवार के साथ सेटल हो चुके थे। घर में सिर्फ 2 लोगों के अलावा राजू नाम का एक लड़का था, जो कि विमला देवी को घर के कामकाज में हाथ बटाया करता था। हर दिन की तरह 2 राउंड के बाद रमेश बाबू का टहलना उस दिन खत्म हुआ। वो जाके यूनिवर्सिटी के लॉन में बनाया हुआ सीमेंट के चेयर पर थोड़ी देर बैठ गए। उस दिन रविवार था। कुछ प्रेमियों के युगल लॉन में बैठे हुए अपने ही धुन में खोए थे। रमेश बाबू उनको देखते देखते कुछ देर के लिए अपने अतीत को चले गए। उनके पिताजी भी बनारस की यूनिवर्सिटी में हेड क्लर्क हुआ करते थे। उनका सारा बचपन और जवानी बनारस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही कैद हुआ था। रमेश बाबू ने देखा एक 30 साल उम्र का एक गोरा सा लंबा सा लड़का लॉन में लगाए गए पौधों को पानी दे रहा था। वो अपने मन ही मन कुछ हिंदी फिल्मों के गाने भी गुनगुना रहा था। रमेश बाबू को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, तो उसके पास गए और पूछे, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने बोला, साहब जी मेरा नाम रामू है। मैं यहाँ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट पियोन धनीराम का बेटा हूँ। धनीराम का नाम सुनते ही रमेश बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश बाबू फिर से उस लड़के से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? लड़के ने जवाब दिया, हम बनारस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रमेश बाबू ने फिर से पूछा, अभी तेरे पिताजी कहाँ हैं? तो लड़के ने आंखों में आंसू लाते हुए बोला, पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। पिताजी के देहांत के बाद मुझे ये नौकरी उनकी जगह पे मिला है। मेरी माँ कमला गांव में रहती है। मैं इधर जो भी कुछ कमाता हूँ आधा मैं माँ को भेजता हूँ। कुछ दिन पहले वो काम करते करते सीढ़ियों से गिर पड़ी तो उसके हाथ भी टूट गई है। मैंने उसको मेरे मौसी के पास छोड़ के मैं यहाँ इधर शहर में नौकरी कर रहा हूँ। धनीराम और कमला का नाम सुनते ही रमेश बाबू काफी आश्चर्य हुए और अपने आप को बहुत कोसा। उनकी याद आ रहा था 30 साल पहले की वो बात, जब उनके पिताजी अशोक पांडे जी को यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर रहने के लिए क्वार्टर मिला था। उनके क्वार्टर को काम करने के लिए धनीराम की पत्नी कमला अक्सर आया करती थी। तब रमेश बाबू ने ग्रेजुएशन कर रहे थे। बनारस यूनिवर्सिटी में धनीराम जूलॉजी डिपार्टमेंट का एक पियोन था। बच्चों की प्रैक्टिकल क्लास के लिए जो सब कीड़े मकोड़े मेंढक केंचुए दरकार रहता था, वो सब हर दिन ढूंढ ढूंढ के लाया करता था। वो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था। अशोक बाबू का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वही जूलॉजी डिपार्टमेंट के पास में ही था, तो धनीराम का आना जाना लगा रहता था। धनीराम की शादी को 4 साल हो चुका था, लेकिन उसका कोई भी औलाद नहीं था। उसकी पत्नी कमला इसलिए हमेशा दुखी रहती थी। कमला की उम्र लगभग 30 या 32 साल की रहेगी। वो दिखने में उतनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसकी शरीर एकदम सत्ता हुआ था। गोरी थी, लंबे काले घने बाल और कद में धनीराम से थोड़ा ऊंची भी थी। धनीराम का एक बुरा आदत था कि उसको जो भी पैसा मिलता था वो आधे से भी ज्यादा पैसा शराब और जुए खेलने में लुटा देता था। इसलिए कमला के साथ उसकी हर दिन झगड़ा होता रहता था। कमला रमेश बाबू के माँ के पास आकर इस बात को लेके अक्सर रोया करती थी। रमेश बाबू की माँ कमला को उनके घर में एक सदस्य की तरह देखती थी। कमला भी उनकी खूब आदर और सम्मान करती थी।
कमला रमेश बाबू को छोटे साहब करके बुलाया करती थी। एक दिन बहुत जोर से तूफान आया। जिस कुड़िया में धनीराम और उसकी पत्नी कमला रहते थे, वो कुड़िया भारी बारिश की वजह से टूट गया। सुबह रमेश बाबू के पिताजी धनीराम से बोले कि जब तक उनकी कुड़िया ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उनके घर में रह सकते हैं। तो वो दोनों आके रमेश बाबू के घर में रहने लगे। धनीराम अक्सर रात में नहीं आता था। वो शराब पी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिस में ही सोया जाया करता था। एक दिन रमेश बाबू के माता पिता बाहर गए हुए थे। उनको लौटने में एक दिन लग जाएगा बोल के फोन पे भी रमेश बाबू को बताए थे। कमला और रमेश बाबू दोनों घर में अकेले थे। कमला ने रमेश बाबू के लिए अच्छे से खाना पकाया। दोनों खा पी के सोने के लिए गए। रमेश बाबू अपने कमरे में जाकर पीछे से कड़ी लगाकर सो गए। कमला बाहर की कमरे में सोई थी। कुछ देर के बाद वो आके रमेश बाबू का दरवाजा खटखटाया। रमेश बाबू देखे कि बाहर कमला खड़ी थी। वो बोली, छोटे साहब घर में कोई नहीं है, मुझे अकेले बाहर सोने में बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके कमरे में आके सो जाऊं? रमेश बाबू कुछ कहने से पहले ही वो खुद ही कमरे के अंदर चली गई और चटाई पार के नीचे सो गई। रमेश बाबू जाके उनके बेड पर सो गए। आधी रात को उनको मालूम हुआ कि कोई उनके सारे बदन को हाथ से सहला रहा है। जब आंख खुली तो वो देखे कि कमला उनके पास बैठी हुई है। कमला ने बोली, छोटे साहब मेरा पति शराब के नशे में कभी मुझे छूता भी नहीं है। शादी किए हुए 4 साल हो गया है। पति का सुख क्या है मुझे मालूम ही नहीं। लोग मुझे बांझ कहकर बुलाने लगे। एक रात के लिए मुझे वो सुख दीजिए छोटे साहब, आप एक रात के लिए मेरे पति बन जाइए। रमेश बाबू को उस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था। वो अपने ज्ञान बुद्धि सब कुछ खो बैठे थे। जैसे तूफान में सूखा पत्ता उड़ जाता है, ठीक उसी तरह उनके होशो हवा सब कमला के आगे उड़ गए थे। नारी और पुरुष का मिलन हो चुका था। कुछ देर बाद जब उन दोनों होश में आए तो कमला ने रमेश बाबू को बोली कि आज हम दोनों कसम खाएंगे कि ये बात हम मरते दम तक किसी को नहीं बताएंगे। सवेरा हो चुका था। रमेश बाबू की उठने से पहले कमला अपनी कुटिया में जा चुकी थी। कुछ महीने बाद धनीराम ने अशोक बाबू के घर आके मिठाई बांट रहा था कि कमला मां बनने वाली है। तभी से कमला की आना जाना अशोक बाबू के घर से बंद हो चुका था। रमेश बाबू भी अपनी हायर एजुकेशन के लिए बनारस छोड़ के दिल्ली में जाके सेटल हो चुके थे। अरे साहब क्या सोच रहे हैं, दिन के 10 बज चुके हैं और कितना देर इधर बैठेंगे? रामू उनको हिला के बोला। रमेश बाबू अपने होश में थे। रमेश बाबू ने रामू को अपने गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। रामू आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हुआ साहब? रमेश बाबू बोले, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। उन्होंने बोले, तुम अगले बार कब घर जाओगे? मुझे एक बार बनारस जाके काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? रामू ने बोला, ये क्या बात कर रहे हैं साहब, आप मेरे साथ बनारस चलेंगे इस गरीब की कुटिया में? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। रमेश बाबू आंखों में पानी लाके बोले, हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। रामू को रमेश बाबू की मुंह से बेटा शब्द सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो मन ही मन खुशी भी हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है साहब, हम अगले शनिवार की सुबह यहाँ से निकल पड़ेंगे। मैं कॉलेज से सोमवार के लिए छुट्टी भी ले लूंगा, आपको पूरा बनारस जो घुमा के दिखाना है। रमेश बाबू ने वो 6 दिन बड़े कष्टों से गुजारे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कमला अब किस हालत में है। इतना बड़ा सच को वो 30 साल तक छुपा के रखे हैं। वो उसके पास जाएंगे और उसके सामने ही रामू को अपने असली बाप की दर्जा देंगे। उन्होंने कमला के लिए बाजार से एक लाल रंग की महंगी वाली साड़ी भी खरीदी। शनिवार आ चुका था। रामू और रमेश बाबू दोनों निकल पड़े रमेश बाबू की अपनी BMW कार में। अगले ही दिन सुबह वो रामू के घर के सामने थे। जब वो उनके घर गए, देखे कि काफी सारे लोग रामू के घर के सामने खड़े हुए थे। रोने धोने का आवाज अंदर से आ रहा था। रामू और रमेश बाबू कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जब वो दोनों घर में घुसे, देखे कि कमला का देहांत हो चुका था। रामू अपनी मां को अंतिम निद्रा में देखते ही छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। रमेश बाबू पास में खड़े सोच रहे थे, कमला, तुमने 30 साल पहले जो वादा निभाने की कसम खाई थी, तुमने उसे क्या खूब निभाया है। लेकिन जब मैंने उस वादे को तोड़ना चाहा तो तुमने मुझे वो तोड़ने ही नहीं दिया। अब मैं तुम्हारे बगैर
कैसे रामू से बताऊं कि मैं ही उसका असली पिता हूँ। गांव के लोग कमला के लिए कफन का इंतजाम में लगे थे। जब सफेद कफन कमला के ऊपर बिछाया गया तब रमेश बाबू ने उस सफेद कफन को कमला के शरीर से हटा दिया और वो अपने साथ लाए लाल साड़ी को कमला के ऊपर बिछा दिए और थोड़ी सी सिंदूर लेके कमला की मांग भर दी। अब सधवा नारी की तरह कमला की अर्थी उठी। राम नाम सत्य का नारा लगाना रामू ने शुरू कर दिया था और उसको ये भी पता चल गया था कि रमेश बाबू ने उसे बेटा क्यों कहा था। दोस्तों, तो ये था मेरा कहानी कसम। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप आह्वान ई पत्रिका का जो पॉडकास्टिंग है आप उसको सुनिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप आह्वान ई पत्रिका के पॉडकास्ट को सुनेंगे और उनको ढेर सारा प्यार देंगे।